चलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग परसेंटेज ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है? कैसे हैं भाई? लव यू लव यू लव यू सभी को। आज प्रतिशत की आखिरी क्लास होने वाली है। बहुत शानदार, बढ़िया, मज़े में है। बताइए। कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, चरण स्पर्श गुड इवनिंग। साउंड एकदम बढ़िया है, चकाचक है। बताओ। साउंड नहीं आ रहा है? बताइए। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्ते। बिल्कुल चकाचक, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज जो है वो परसेंटेज की आखिरी क्लास है और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बाद सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। इस तरीके से करके फिर उसके बाद हम नेक्स्ट के टॉपिक्स को आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो परसेंटेज जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा, 5 ही सवाल बचे हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 6 सवाल कुल मिला के। आ जाइए, सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल में क्या बोला गया है। सबसे पहले सवाल में कहा गया है कि सोनू जो है वो 15% अपने इनकम का सेव करता है। अगर हम उसके इनकम को 20% बढ़ाते हैं और आज भी वो उतना ही सेव करता है जितना वो पहले करता था, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। बहुत अच्छा सवाल है। सोनू सेव 50% ऑफ हर इनकम, कितना? 15%। एंड इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20% एंड स्टिल इज सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। आज भी वो उतना ही अमाउंट जो है वो उतना ही सेव करते हैं जितना वो पहले करते थे, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? सवाल को देखो, जैसे मानो यहाँ पर छोटा सा जो है वो एक एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है बच्चों कि इनकम जो होता है वो बराबर होता है हमारे एक्सपेंडिचर प्लस किसके? तो सेविंग के। इनकम बराबर किसके होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। यानी अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर बोला गया है कि सोनू जो है अपने इनकम का 15% सेव कर रहा है, बैठ जाओ, ठीक है? तो सोनू जो है वो कितना सेव कर रहा है? 15%। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनकम सोनू के 100 रुपये है, तो वो उसमें सेविंग कर रहा है 15%, तो बचा के खर्चा कितना कर रहा है? तो बोलोगे सर 85 रुपये। 100 रुपये में अगला बंदा 15 रुपये बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 85 रुपये खर्चा कर रहा है। सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि यदि हम उसके इनकम को 20% बढ़ा देंगे, यदि हम उसके इनकम को 20% बढ़ा देंगे, यानी अब यहाँ पर इसके इनकम को हम 100 के जगह पर कितना कर देंगे? 120 कर देंगे। या फिर ऐसे कह लो कि सर इनकम में 20 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसका 20% बढ़ जाएगा, 20% इसका 20 होता है, यानी नया इनकम 120 हो जाएगा। तो कहा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एंड स्टिल ही सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। वो आज भी उतने ही रुपए बचाता है जितना वो पहले बचाता था। तो पहले वो कितना बचाता था? 15 रुपये, तो आज भी वो 15 रुपये बचाएगा। तो मुझे बताओ दोस्तों यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर कितना होगा? जैसा कि आपको एक बात पता है और बहुत अच्छे से ये बात पता है, 100 में से 15 घटाने पे 85 आया है, तो उसी तरीके से 120 में से 15 घटाने में कितना आएगा? 105 आएगा। यानी आज के समय में अगर हम सोनू के इनकम को बढ़ा देते हैं और उसके हम सेविंग को उतना ही रखते हैं, तो हमारा यहाँ पर खर्चा बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है? तो वहीं यहाँ पर कहा गया है कि उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर पहले खर्चा 85 था और यहाँ खर्चा 105 है, तो वृद्धि कितने की है? तो बोलेंगे 20 की वृद्धि है। और कितने के ऊपर है? 85 के ऊपर। तो 20/85 इंटू 100 बोलेंगे और ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको हम कहेंगे ये हमारा क्या है? तो परसेंटेज इंक्रीज है। 5 से काटेंगे बच्चों तो 4 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 17 बार में कटेगा। आंसर हमारा हो जाएगा 400/17%। जिसको हम फर्दर अगर सॉल्व करके लिखें तो हम ये भी कह सकते हैं 17 का 2 गुना 34 होता है, 60 आ जाएगा, 17 का 3 गुना 51 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे 90, 23.5% के करीब में जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा।
समझ गए बात को यहाँ पे? क्लियर है? नरेश कुमार आम कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो कम फी में। चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है मेंस का क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को है ना जितनी बार अपने कॉपी में स्टार लगाना चाहते हो आप उतनी बार इस कॉपी को स्टार लगा लो, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये एक ऐसा इकलौता ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा से समझिएगा। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो आपके MTS में पूछा गया, उसके बाद आपका CHSL में पूछा गया, उसके बाद आपका CGL में पूछा गया, फिर आपका CPO में पूछा गया, फिर आपका फेज़ 9 में पूछा गया, फिर CGL के मेंस में पूछा गया। और यहाँ पर एक और बात बता दें, 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया, और इस बार के 2021 में पूछा गया। मतलब पिछले 2018 से लेकर 2021 तक आज तक जितने पेपर हुए हैं, जितने शिफ्ट हुए हैं, जितने एग्ज़ाम हुए, उन सभी एग्ज़ामों में इस क्वेश्चन ने दस्तक दी है। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। इसके 6-7 क्वेश्चन मैं शीट में डालने वाला था, लेकिन असल में इसको जो सॉल्व किया जाता है ना शॉर्ट फॉर्म में, उसको हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक थोड़ा सा झलक एलिगेशन का दिखाएंगे, ठीक है, कि एलिगेशन से कैसे किया जा सकता है। बाकी जब हम एलिगेशन कराएंगे ना तो इसके ऊपर हमने 10 से 12 सवाल फिट कर रखे हैं, तो वो हम एलिगेशन में करवा देंगे। तो परसेंटेज के 10 सवाल जो है वो यहाँ से कट कर कहाँ कराए जाएंगे, एलिगेशन में कराए जाएंगे। वो हम एलिगेशन में आपको जब शीट देंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि परसेंटेज वाला जो ये क्वेश्चन है वो वहाँ पर आप कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। अब सवाल जान लिया कि हाँ ये सवाल आया है हर जगह, तो असल में सवाल का जो मतलब है वो क्या है। तो कहा गया देखो रेनू जो है अपने इनकम का 20% सेव करती है। अगर हम उसके खर्चे को 20% बढ़ा दें और उसके बाद हम उसके इनकम को 29% बढ़ा दें तो सेविंग कितने से बढ़ेगा। मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, यहाँ पर दो तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर बात करते हैं मेथड नंबर 1 को लेकर कि मेथड नंबर 1 कैसे करेंगे। तो आप बोलेंगे सर वही वाला मेथड, देखिए इनकम बराबर होता है हमारे एक्सपेंडिचर प्लस किसके, सेविंग के। होता है कि नहीं होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। मान लीजिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का जो इनकम है वो 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया है। और रेनू मैडम जो है वो 20% अपने इनकम का सेव कर रही हैं। 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 100 में अगर वो 20 सेव कर रही हैं तो खर्चा कितना कर रही थी, 80 कर रही थी कि नहीं कर रही थी, बोलोगे हाँ सर। कहा गया यदि उनके खर्चे को 20% बढ़ा दिया गया है। अब आप सिर्फ इंक्रीज जो हुआ है ना उसी को लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। खर्चा हमारा 20% से बढ़ गया है, ठीक है। 80 का 10% 8 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 16। मैं यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज लिख रहा हूँ कि कितने का इंक्रीज है, फाइनल नहीं लिख रहा हूँ मैं। फाइनल लिखना होता तो मैं 96 लिखता। फिर उसके बाद कहा गया है इनकम को 29% बढ़ा दिया गया है। यानी इनकम में कितना बढ़ा दिया गया है, तो 29% बढ़ा दिया गया है। यानी 100 का 29% 29 होता है। अब आपको पता है कि इनकम का जो इंक्रीज होगा वो बराबर होगा एक्सपेंडिचर के इंक्रीज और सेविंग के इंक्रीज के। यानी जो 29 है वो बराबर होगा 16 प्लस यहाँ पर किसके, एक्स के। तो अगर यहाँ पर ये x का मान चाहिए तो 29 में से 16 को घटाना पड़ेगा। तो 29 में से 16 को घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 13 आ जाएगा। तो आपने कहा कि इसमें 20% बढ़ा दिया गया है, इसमें 29% बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पर 29 में से 16 घटा दिया 13, 20 में कितना बढ़ गया। देखो यहाँ पर ये बोलोगे सर 29% का इंक्रीज है, यहाँ बोलोगे सर ये 20% का इंक्रीज है यहाँ पर। तो ये जो है 20 में 13 का इंक्रीज है, तो कैसे पता करेंगे। तो बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, कितने का इंक्रीज है, 13 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर है, 20 के ऊपर है। तो 13/20 इंटू 100 यहाँ पर, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 65% हम बोलेंगे कि सर कितने परसेंट का इंक्रीज है, 65% का। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चे वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कि सर कितने परसेंट का इंक्रीज है, तो 65% का इंक्रीज है। बहुत बच्चे यहाँ पर इंक्रीज शब्द को ना लिखकर यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 100 में इंक्रीज हो गया तो 129 हो गया, 80 में 16 का इंक्रीज हो गया तो 96 हो गया। फिर यहाँ से इसको घटाते हैं तो ये आता है, फिर तब वो देखते हैं कितने का इंक्रीज है। तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो एक स्टेप लंबा पड़ जाता है।
ठीक है। अब जैसे मानिए ये स्टेप तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम आपको बताते हैं सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड कैसे किया जाता है। तो सेकंड मेथड इसका होता है एलिगेशन। आपको ये बात पता है, बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी व्यक्ति का जो आय है वो दो ही जगह पर जाता है, या तो उसको वो खर्च करेगा, नहीं तो उसको वो बचाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? या तो आप अपने इनकम को खर्चा करोगे, नहीं तो आप उसको बचाओगे। खर्च करोगे तो कैसे होगा और बचाओगे तो कैसे होगा? तो देखिए, आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। यहाँ पर आप जो है ना अपने एक्सपेंडिचर में कितने का बढ़त हुआ है या कमी हुआ है वो लिखेंगे। यहाँ आप अपने सेविंग में कितने का इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो लिखेंगे। और एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर इनकम बना है, तो इनकम में कितने प्रतिशत का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है यहाँ वो लिखिएगा। जब आप यहाँ पर इन तीनों में एलिगेशन लगाएंगे ना, तो आप खुद सोचिए, एक्सपेंडिचर है तो इसके नीचे एक्सपेंडिचर आएगा, और सेविंग है तो इसके नीचे सेविंग आएगा, और ये इन दोनों का रेशियो होगा। अब असल में एग्जामिनर क्या करता है, इन 5 चीज़ों में किसी भी 4 का मान दे देता है और 5वां गायब करके आपसे पूछ देगा, ठीक है, क्या हाल है। बच्चे बोल रहे हैं सर पीछे वाले को दोबारा से रिपीट कर दीजिए एक बार। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए इस मेथड को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति का इनकम कितना मान लिया हम लोगों ने, 100 रुपये मान लिया। उसके बाद यहाँ कहा गया है रेनू अपने इनकम का 20% सेव करती है, तो 100 रुपये में वो 20 रुपये सेव करेगी, तो यहाँ पर खर्चा कितना करेगी, 80 रुपये। अब कहा गया है कि रेनू के खर्चे को 20% बढ़ा दिया गया है, यानी यहाँ पर कितने का इंक्रीज है, मुझे ये बताओ यहाँ पर कितने का इंक्रीज है। तो 80 का 20%, 80 का 20% कितना होता है, 16 होता है। फिर उसके बाद कहा गया है कि रेनू का जो इनकम है वो हमारा 29% से बढ़ गया है, तो 100 में 29 बढ़ गया है तो कितना हो गया, 29। अब आप सोचिए खुद यहाँ पर कि हमने आपके इनकम में 29 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है, और उसमें से सिर्फ आप 16 रुपये आप खर्चा कर पा रहे हैं, तो 13 रुपया बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? यानी पहले की तुलना में अब आप 13 रुपये ज़्यादा बचा पाएंगे। तो कितना परसेंट आप बचा पाएँ? तो आप बोलेंगे सर 13 रुपया हम और अधिक बचा पा रहे हैं, तो 13-20 का कितना परसेंट है, तो 13/20 × 100 यानी 65% हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? क्लियर है कि नहीं? चलिए, बहुत शानदार। तो कितना इंक्रीज होता है हमें वो पता करना होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एलिगेशन के माध्यम से ले चलूँगा। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर ये हमारी मुन्नी है, समझिएगा मेरी बात को, आप समझिएगा, ये हमारी कौन है, मुन्नी है। और ऐसा कहा गया कि देखो मुन्नी जो है ना कितना रुपया सेव करती है, तो 20% सेव करती है। यानी आप ऐसे बोलेंगे कि सर मुन्नी का जो इनकम है वो बराबर होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। मुन्नी कितना परसेंट सेव करती है, 20%। तो आप बोलोगे सर अगर मुन्नी 100 रुपया कमा रही है तो 20% सेव करेगी, यानी 20 रुपया सेव करेगी, तो खर्चा कितना करेगी, तो 80 रुपया। अब सवाल में बच्चे क्या बोला जाएगा, सवाल में आपसे यहाँ पर यह कहा जाएगा कि यदि मुन्नी के इनकम को 30% बढ़ा दिया जाए, यदि मुन्नी के इनकम को 30% बढ़ा दिया जाए, उसके खर्चे को 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताओ यहाँ पर मुन्नी का सेविंग जो है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा। मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है मुन्नी के इनकम को इतना परसेंट बढ़ा दो, मुन्नी के एक्सपेंडिचर को इतना बढ़ा दो, तो मुन्नी का सेविंग कितना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आपसे। तो आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, बड़े प्यार से समझना, ठीक है, हम सिर्फ इंक्रीज लिख रहे हैं, देखो फाइनल वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। आप लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे इस सवाल में बहुत बच्चे परेशान हो गए, सर 96 क्यों नहीं लिखा, ये देखो वो भी लिख सकते हैं, सुना करो ना मेरी बात को, सुनते नहीं हो। जैसे मानो इस सवाल में आप लोग पता है किस बात से परेशान हो गए, सर सिर्फ आपने इंक्रीज जो हुआ है वो क्यों लिखा है, फाइनल क्यों नहीं लिखा है। फाइनल से भी आंसर आ सकता है मेरे भाई, फाइनल से भी आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि फाइनल से आंसर नहीं आएगा। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, समझना। एक काम करो, ये आपका इनिशियल इनकम था, आप फाइनल इनकम लिख लो, कोई इशू की बात नहीं है। आपका खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया है, तो बोलोगे सर देखो इनकम 19% बढ़ गया है, 29%। तो एक काम करो, 100 में 29 बढ़ा दो, 129 हो जाएगा, ठीक है। खर्चा को देखना जरा कितना बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 20%। तो 80 का 20% कितना होता है, 16। 80 में 16 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, ये पुराना इनकम था, पुराना खर्चा था, पुराना सेविंग था। नया इनकम में से नए खर्चे को घटा दोगे तो नया सेविंग आएगा। 129 में से 96 घटा दोगे तो नया सेविंग कितना आएगा, बताना जरा, बोलना। तो 9 से 6 तुम्हारा चला गया, 3 आ जाएगा। 12 से 9 गया, 3 आ जाएगा।
कितना हो जाएगा तुम्हारा नया सेविंग बताओ। ऐसे भी तो कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लो, क्या परेशानी है। इसमें 29% बढ़ा दिए तो 129 हो गया, इसमें 20% बढ़ा दिए तो 96 हो गया। नया इनकम में से नया खर्चा घटा देंगे, नया सेविंग आ जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, सवाल में बोला गया है देन हर सेविंग इंक्रीजेस बाई, सेविंग कितना परसेंट से बढ़ गया, सेविंग कितना परसेंट से बढ़ गया, इसको कैसे बताओगे। तो बोलोगे सर पहले वो खर्चा करती थी 20 रुपये, अब खर्चा करती है 33 रुपये। कितना बढ़ा दिया उसने, 13 बढ़ा दिया। कितने के ऊपर बढ़ाया है, 20 के ऊपर। 13/20 इंटू 100 आप ऐसे भी करोगे ना बच्चे, तो भी आपका यहाँ पर 65% आएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड से आप कर सको। तो ये आपका परसेंटेज इंक्रीज था, तो भी आंसर कितना बोलोगे, 65%। तो यहाँ पर जो है ना, बड़े आराम से आप फाइनल वैल्यू के आधार पर भी कर सकते हो, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, या जितने परसेंट का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है आप उसके आधार पर भी कर सकते हो, आप दोनों के आधार पर भी कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक और एग्जांपल दिया था आपको, ये भी एग्जांपल को ज़रा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम एलिगेशन मेथड भी आपको बता देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था कि मुन्नी का इनकम 100 रुपये है, जिसमें 80 रुपये खर्चा करती है, 20 रुपये बचाती है। अगर उसके इनकम में हम 30% बढ़ा देते हैं, खर्चे में 10% बढ़ा देते हैं, तो बताओ सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा। तो आप लोगों ने कहा था सर एक काम करिए, ये हमारा इनिशियल इनकम है, ये फाइनल है, फाइनल के आधार पर बता दीजिए। तो 100 में 30 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 80 का 10% बढ़ा देंगे, 80 का 10% 8 होता है, यानी 80 में 8 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 88 हो गया। अब सोचो कोई व्यक्ति आज 130 रुपये कमा रहा है, उसमें यह 88 रुपये खर्चा कर रहा है, तो बताओ बचत कितना करेगा। 130 में से 88 घटा दो तो बोलोगे सर 42 का बचत होगा। जैसे 100 में से 80 घटाने पे 20 आता है, तो 130 में से 88 घटाने पे 42 आएगा। अब आप मुझे बताओ, पहले वो जनाब 20 रुपये अपने खाते में बचा रहे थे, आज वो 42 रुपये बचा रहे हैं, कितना ज़्यादा बचा रहे हैं। तो बोलोगे सर 22 ज़्यादा बचा रहा है। कितना ज़्यादा बचा रहा है, 22। कितने के ऊपर, तो 20 के ऊपर। तो 22/20 इंटू 100 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात खत्म। 22/20 इंटू 100, 20 से काटेंगे 5 बार में, तो बोलेंगे सर 110% का इंक्रीज आया है, किसमें, उसके सेविंग में। 110% का इंक्रीज आया है सर। कितने का आया है, 110% का इंक्रीज आया है। गलती नहीं करनी है। ठीक है, एक और सवाल हम आपको देते हैं, जब तक आप लोग याद नहीं कर लेंगे हम तब तक आपको सवाल देंगे। अब केस हमारे मुन्नी पर नहीं रहेगा, अब केस हमारे मुन्ना पर रहेगा। ठीक है, और थोड़ा सा सवाल को हम बदल देंगे। कहा गया है कि मुन्ना यहाँ पर कमाता है, उड़ाता है और बचाता है, मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ठीक है, बोला गया है कि यदि मुन्ना जो है यहाँ पर अपने सेविंग, यहाँ पर अपने आय का 30% रुपया सेव करता है, यानी अगर 100 रुपये उसके इनकम को मानोगे तो 30 रुपया सेव करेगा, तो खर्चा कितना करेगा, इतना। इस सवाल में अब थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। बोला जाएगा यदि यहाँ पर मुन्ना जो है अपने इनकम को 40% बढ़ा देता है, ठीक है, अपने इनकम को 40% बढ़ा देता है, और यदि वह अपने सेविंग को 10% बढ़ा देता है, यदि वह अपने सेविंग को 10% बढ़ा देता है, तो बताओ यहाँ पर खर्चे में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज आया है, हमसे ये पूछा गया है, ये बता दो यहाँ पे। रॉकी हैंडसम कहते हैं गुरुदेव राम राम तो ले लो। राम राम, राधे श्याम, एकदम जय हिंद, एकदम मस्त रहिए। ठीक है, नज़र नहीं होती है ना, पढ़ाते वक्त आगे देख रहे होते हैं, मैं कैमरे की तरफ में नहीं। संतोषवान कहते हैं सर समझ में आ गया, क्या बात है, एकदम पानी में आग लगा देंगे आप तो, है। चलिए आप कहेंगे देखिए सर गुरुदेव, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है, यानी 100 बराबर 70 प्लस 30। कोई व्यक्ति इसमें 40% बढ़ा देगा, यानी कितना कर देगा, 140 कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और कोई व्यक्ति 30 में 10% बढ़ा देगा, कि 30 का 10% यहाँ पर 3 होता है, 30 का 10% 3 होता है, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताइए, आज आप 140 रुपया कमा रहे हैं, जिसमें 33 रुपया आप बचा रहे हैं, तो खर्चा कितना किए हैं। तो जैसे 100 में से 30 घटाए हैं तो 70 आया है, तो आप 140 में से 133 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। पहले आप 70 रुपया खर्चा कर रहे थे, आज आप 107 खर्चा कर रहे हैं, तो मुझे बताइए परसेंटेज इंक्रीज कितने का आया है। तो बोलेंगे सर 37 रुपया ज़्यादा हम खर्चा कर पा रहे हैं,
37 रुपया का इंक्रीज आया है। कितने के ऊपर आया है? 70 के ऊपर। तो 37/70 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, तो बोलेंगे सर 370/7%, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 370/7%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और ये थोड़ा सा हम इंक्रीज और डिक्रीज अब दोनों को मिक्स करके देंगे। अब देखो, मुन्ना चला गया, मुन्नी चली गई। ठीक है, अब मुन्ना और मुन्नी जाने के बाद कौन आ गया? तो हमारा एंजल प्रिया आ गई। वही एंजल प्रिया जिसका एक बार जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट कम से कम आपके भी फेसबुक पर आया होगा, और एक बार आपने भी उसका रिचार्ज कराया होगा, और बाद में पता चला होगा कि वो कोई एंजल प्रिया नहीं, कोई लड़का था जो फिरकी ले रहा था, रॉन्ग नंबर लग गया था। अब ये वही एंजल प्रिया है, वही एंजल प्रिया ये क्वेश्चन बनाएगी। तो बोला गया, देखो यहाँ पर एंजल प्रिया जो है ना, ये उसका इनकम जो है, और ये उसका एक्सपेंडिचर है, और ये उसका खर्चा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एंजल प्रिया के बारे में। तो एंजल प्रिया जो सेविंग करती है, एंजल प्रिया जो सेविंग करती है, वो इसका 30% या मान लो 35% करती है। एंजल प्रिया कितना करती है? 35%। तो बोलोगे 100 रुपया में एंजल प्रिया हमारी 35% का सेविंग करती है, तो खर्चा कितना करती होगी? 60% का। या एक काम करो, उतना थोड़ा भारी भरकम डेटा ना लो, आराम से यहाँ 20% का ले लो, तो यहाँ खर्चा हो जाएगा 80% का। अब सवाल में यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एंजल प्रिया के इनकम को जो है, एंजल प्रिया के इनकम को जो है यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा, एंजल प्रिया के इनकम को यहाँ 30% बढ़ा दिया गया है, समझिएगा। लेकिन एंजल प्रिया के खर्चे को और कम करने की कोशिश की गई है। एंजल प्रिया ने जो है अपने खर्चे को यहाँ पर 12.5% क्या कर दिया है? 12.5% कम कर दिया है। तो यहाँ बताइए उसके सेविंग में जो है एंजल प्रिया के क्या प्रभाव रहा होगा? बढ़ गया सेविंग या घट गया? ये बता दो यहाँ पे। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, ये हमारी एंजल प्रिया है। ठीक है, एंजल प्रिया में उनके इनकम को 100 को बढ़ा दिया गया है 30% से, तो एंजल प्रिया का इनकम कितना आ गया है सर? 130 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद खर्चे को यहाँ कम कर दिया गया 80 में 12.5%। तो सबसे पहले बात ये बात जानना होता है, 12.5% कम करने का मतलब क्या हो गया? 12.5% का मतलब 1/8 हो गया। यानी किसी भी संख्या में अगर उसका मान 8 है तो उसमें कम कर देना। यानी अगर कोई संख्या 80 है और उसमें हम 12.5% कम कर रहे हैं, यानी 8 में कम कर रहे हैं, यानी उसको हम 7/8 बना रहे हैं। हम कितना बना रहे हैं? 7/8। यानी 8 से आप इसको काटेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से समझना पड़ेगा साइड में कि देखो 12.5% जो होता है वो हमारा 1/8 के बराबर होता है। कम करने की बात है तो माइनस होगा, यानी 80 को यहाँ पर जो है वो 7/8 के साथ गुना किया गया है, जिसके कारण वो कितना बन गया है? तो वो हमारा 70 बन गया है। कितना बन गया है? तो वो हमारा 70 बन गया है। समझ गए बात को यहाँ पे? तो 80 में 12.5 कम करने पे 70 बन गया है। अब यहाँ खुद देखो, जैसे 100 में से 80 घटाए थे तो 20 आया था, 130 में से 70 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। वो मुन्ना पहले कितना सेव करती थी एंजल प्रिया? तो 20 रुपये। आज एंजल प्रिया की कमाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। ठीक है, पूरा फेसबुक का अगर असली कोई फ़ायदा उठा रहा है तो हमारी एंजल प्रिया ही उठा रही है, और अब वो 60 रुपये सेव कर पा रही है। तो मुझे बताओ यहाँ पर पैसा उसका इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ? बोलोगे इंक्रीज़ हुआ है। बस वो कितना % का इंक्रीज़ हुआ वो देखना है। पहले 20 बचा पाती थी, आज 60 बचा पाती है, यानी 40 रुपये ज़्यादा बचा पा रही है। कितने के ऊपर? 20 के ऊपर। तो 40/20 इंटू 100, यहाँ से आपका एंजल प्रिया का परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 200% का सेविंग। ठीक है, कितना % का हो जाएगा? 200% का सेविंग हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 200% का सेविंग हो जाएगा। बस आपको यही बात समझना होता है, बाकी एलिगेशन मेथड रहने देते हैं। एलिगेशन मेथड से हम बता रहे थे, तो एलिगेशन मेथड से हम कह रहे थे यहाँ पर ठीक है, एलिगेशन मेथड से यहाँ पर आपको हम समझा रहे थे। तो हमने कहा कि इस सवाल को आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे? तो आप यहाँ बोलेंगे सर एलिगेशन मेथड इज़ सबसे आसान मेथड, हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ वो लिखेंगे, यहाँ सेविंग का कितने का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ इनकम का कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ वो लिखेंगे, और एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में
क्या गठबंधन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है हम बात देखते हैं एक पल के लिए। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा रेनू जो है वो सेव करती है 20% अपने इनकम का। तो सेविंग जो है वो कितना है, जैसे मानो अगर किसी का इनकम 100 रुपया मानते हो, तो किसी का इनकम 100 रुपये मानते हो तो अगला बंदा यानी 20 रुपये सेव करेगा। 20 रुपये सेव करेगा तो खर्चा कितना करेगा, तो 80 रुपया खर्चा करेगा। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना था वो लिख दिया, सेविंग कितना था वो लिख दिया। आपको यहाँ ये लिखना होता है, आपको यहाँ ये लिखना होता है कि वो बंदा बचा कितना रहा है, खर्चा कितना कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि मैं अपने इनकम का 10% सेव करता हूँ, यानी अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो उसमें 10 ही रुपये तो सेव कर पाऊँगा। तो वही बात है, तो अगर ये बंदा अपने इनकम का 20% सेव कर पा रहा है, यानी 20 रुपये सेव कर पा रहा है, तो 80 रुपये खर्च कर पा रहा है। कहीं पर भी यहाँ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज शब्द नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि यदि जो है इसके खर्चे को बढ़ा दिया गया 20% से, यानी एक्सपेंडिचर को यहाँ लिखा जाता है, तो यहाँ पर 20% बढ़ा दिया गया है। फिर उसके बाद इनकम को बढ़ा दिया गया 29 से। इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज को बीच में लिखा जाता है, तो यहाँ लिख दो। सेविंग के बारे में पूछा है तो इसको एक्स मान लेते हैं। सेविंग को पूछा गया यहाँ पर कितना परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज इन इनकम हुआ, लेफ्ट साइड में, सेविंग को राइट साइड में, इनकम को बीच साइड में, कितना उसने खर्चा किया और कितना उसने बचाया वो हम यहाँ लिख देते हैं। अब आपको भी ये बात पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप यहाँ पर जो है ना नीचे वालों का अनुपात ले सकते हो, क्योंकि यहाँ रेशियो लगा हुआ है। जब आप यहाँ अनुपात लोगे ना तो 20 से काटोगे तो ये 4 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो हो जाता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड से ऐसे होना जाता है कि 29 में से 9 घटाओ, बड़ा वाला छोटे वाले को घटाता है। 29 में से 20 घटाओगे तो 9 आएगा, यानी यहाँ पर 1 का अपने आप का 9 गुना है, तो यहाँ 4 अपने आप का 9 गुना होगा, यानी 36 होगा। फिर 29 में 36 को जोड़ेंगे तो 65 आएगा, तो इसका आंसर 65 हो जाएगा। एक तो ऐसे कह सकते हैं। और मानो किसी को ये नहीं समझ में आया, अभी डिफरेंस मेथड आप लोग को नहीं पढ़ा है ना, इसलिए मैंने कहा बहुत ऐसे क्वेश्चन यहाँ के मैंने गायब कर दिए हैं और एलिगेशन में डाल दिया है, ताकि एलिगेशन में हम पढ़ा पाएँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि वैसे नहीं समझ में आया, तो आपको पता है कि ये 20 और 80 किस रेशियो में है, 1 और 4 में। तो इतना तो आपको पता है कि जो ये बीच वाला मान होता है, जो ये 29 होता है, ये कैसे होता है। तो बोलोगे सर 20 इंटू 4, ठीक है, 80 प्लस यहाँ पर x इंटू 1, एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, 5 हो जाएगा। बात खत्म। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 29 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 145 हो जाएगा। और 145 में से यहाँ का 80 घटा दो तो x का मान 65 आ जाएगा। बात खत्म। ऐसे भी कर लो यहाँ पर, तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। अक्षय कहते हैं यू टीच ऑसम, लव फ्रॉम हरियाणा। धन्यवाद अक्षय भाई। तो समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लैरिटी मिली यहाँ पे। बाकी थोड़ा कम भी समझ में आया होगा मुझे पता है, अभी एलिगेशन उतना पढ़े नहीं हो तो दिमाग में गया नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। तो ये मुन्ना मुन्नी और एंजल प्रिया वाला कोई भी सवाल आया ना, छोड़ोगे नहीं, बता दे रहे हैं। अगर छोड़ दिया ना तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, दिल लगा के एकदम बताए हैं, और दिल लगा के बताए हैं तो सवाल अगर छूटा तो जान लो AK-47 चल जाएगा हमारा पूरा। ठीक है, आ जाओ। अगला सवाल देखो, यहाँ बहुत बढ़िया सवाल है, मेंस का सवाल है, देख लो यहाँ पे CGL मेंस का। ठीक, शैलेंद्र यदुवंशी कहते हैं आज मेरा CHSL का पेपर था गुरुजी, मैथ अच्छा स्कोर हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही एकदम मन लगा के पेपर दीजिए। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। कहा गया है इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। एक संविधान क्षेत्र में 55% जो वोटर हैं वो मेल हैं, यानी पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। कहा गया है 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट, यानी जो भी लोग हैं ना वहाँ पर, जो भी पुरुष हैं, उनमें से 40% लोग अनपढ़ हैं। और उसके बाद कहा गया 40% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। देन व्हाट इज द परसेंट नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल। तो बोला गया देन बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल। देखो अब ये सवाल को पढ़ते पढ़ते बच्चा जब लास्ट लाइन में आता है ना, तो लास्ट लाइन तक आते आते वो हो जाता है धाराशाही। ठीक है, शुरू में यहाँ लिटरेट पढ़ा था, लास्ट में जाते जाते लिटरेट पढ़ा, फिर उसको समझे में नहीं आया कि दूसरा सवाल में पूछा क्या है। ठीक है, और यही इस सवाल की खासियत है, और इसी वजह से ये पिछले 3 सालों से हर मेंस में आ रहा है। सबसे पहले ये CPO में आया था, उसके बाद इसने दस्तक दी 2019 के मेंस में, और ये वही पेपर था जिससे हम एक्साइज इंस्पेक्टर बने हैं।
ठीक है। 16 तारीख को हमारा पेपर था, 16/11/2020 को। ठीक है। और यहीं 16/11/2020 को हमने अपना पेपर दिया था और उसी से हम जो है एज अ सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर चयनित हुए हैं। ठीक है। तभी मुझे पता था कि ये पेपर अगर इस बार आया है ना तो पक्का 100% आएगा। फिर हमने अपने सारे बैचेज में ये क्वेश्चन करवाएं, चाहे वो प्री का हो या फिर वो मेंस का हो। और यकीन मानिए इस बार का जब आप मेंस देखेंगे तो इस बार के भी मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात बता दें, तो बच्चों को लग रहा होगा कि सिर्फ ये मेंस में आ रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। देखिए सीएचएसएल में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस कंसेप्ट पर कुल मिलाकर 6 सवाल थे। हमने यहाँ पर क्या किया कि सिर्फ 2 ही सवाल ऐड किया। एक तो मैंने ये वाला क्वेश्चन ऐड किया था सीएचएसएल का, और एक मैंने ये वाला क्वेश्चन ऐड किया था। और इस बार के जो 2022 में जो मेंस हुआ है सीजीएल वालों का, 29 फरवरी को और 29 जनवरी को और 3 फरवरी 2022 को, उनमें भी सेम इसी का डिट्टो फोटोकॉपी क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन वो हमने आपके शीट में ऐड नहीं करवाया, इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते तो भी फ़ायदा नहीं होता बनाने का। कंसेप्ट सीखना है, टाइप जानने हैं, बस यही होना चाहिए हमारे साथ। तो हम यहाँ पर ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे जहाँ पर जो है कभी यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी यहाँ ये कह दिया जाएगा किसी शहर में 40% जो हैं वो लड़के हैं, बाकी जो बच गई वो लड़कियाँ हैं। लड़कों का 30% हिस्सा जो है वो यहाँ पर पढ़ा लिखा है, बाकी अनपढ़ हैं। और लड़कियों का 20% हिस्सा जो है वो पढ़ा लिखा है, बाकी अनपढ़ हैं। पूरे गाँव का कितना परसेंट जो हिस्सा है वो पढ़ा लिखा है। एक और क्वेश्चन इसमें जो आया था वो ये आया था कि एक शहर में जो है 40% लोग रहते हैं, मतलब 40% जो है वो मेल रहते हैं, बाकी जो है वो फीमेल रहती हैं। उन मेल का जो है 20% हिस्सा शादीशुदा है, बाकी बिना शादीशुदा के हैं। और महिलाओं का 30% हिस्सा शादीशुदा है, बाकी शादीशुदा नहीं है। कुल मिलाकर उनकी जनसंख्या का कितना परसेंट यहाँ पर जो है वो शादीशुदा है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब ये पूरा कंसेप्ट हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए सवालों को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा ना, आप यहाँ टोटल डेटा को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब ये टोटल डेटा के पहले 2 टुकड़े हुए हैं, कहते हैं ना आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। तो यहाँ आपको 100 टुकड़े नहीं करने, आपको इसके 2 टुकड़े करने हैं। पहला टुकड़ा जो है यहाँ पर कहा जाता है मेल के लिए किया जाएगा, और दूसरा टुकड़ा यहाँ पर फीमेल के लिए किया जाएगा। क्योंकि ये जनसंख्या 2 भागों में बटी है, जहाँ पर 55% जो है वो मेल है और बाकी जो बच गई वो फीमेल है। तो हमने यहाँ पर कहा मेरे भाई कि जो मेल होंगे वो कितना होगा, तो 100 का 55%, 100 का 55% यानी 55 होगा। तो फीमेल कितनी हो गई, तो 45 हो गई। ठीक है। 100 का 55% मेल है, तो जो बच गया वो कौन हो गया, फीमेल हो गया। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट। अब देखो जनसंख्या 2 ही भागों में बट रही है। ठीक है। या तो वो मेल में पढ़े लिखे में बट रही है, नहीं तो यहाँ पर अनपढ़ में बट रही है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जनसंख्या 2 भागों में बटी है। एक तो यहाँ पर पढ़ा लिखा में, यानी जिसको पढ़ा लिखा बोलेंगे वो उसको एल से लिख दीजिए, और जो अनपढ़ है उसको आई एल से लिख दीजिए। इलिटरेट का मतलब आई एल हो गया। उसी तरीके से महिलाओं के भी 2 टुकड़े किए गए हैं यहाँ पर। ठीक है। महिलाओं का टुकड़ा नहीं, मतलब महिलाओं में भी 2 भाग है। एक यहाँ पढ़ा लिखा है जिसको एल से दर्शाया जाएगा, और जो अनपढ़ है उसको आई एल से कहा जाएगा। अब सवाल को पढ़िए क्या कहा गया है। 40% मेल अनपढ़ है, 40% मेल अनपढ़ है। ठीक है। कुछ नहीं, प्रतिशत का इस्तेमाल करना है। ये आपका 55, मतलब उस गांव में कितने लोग रहते हैं, 55 मेल रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 55 लोग। इस 55 का कितना परसेंट अनपढ़ है, तो 40%। तो 55 का 40% कैसे निकालेंगे, कुछ लोग एकदम ऐसे करेंगे, 55 × 40/100। ऐसे भी कर लो, 0 से आपका 0 खत्म, 5 से आपका 2 बार में खत्म, 5 से 11 बार में खत्म, 2 से 2 बार में। तो बोलोगे सर 22 आ रहा है। ठीक है। इलिटरेट है, आईएल है, दिख रहा है आईएल है, यानी यहाँ पर कितने लोग आईएल है, 22 लोग आईएल है। या तो ऐसे कर लेते, और नहीं तो अपनी छोटी बुद्धि का प्रयोग करते, बोलते किसी भी संख्या का 10%। जैसे 55 है, 55 का 10% कितना होगा, तो यहाँ पर 5.5 होगा। 40% निकालना, अगर 10% का मान ये है तो 40% के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा, आधा का 4 गुना 2 हो जाएगा, 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ 22 लिख देते हैं। अपने अपने तरीके हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आप लिखें। तो आप बोलेंगे 55 में से 22 लोग अनपढ़ हैं, तो 55 में से 22 घटा देंगे तो कितने लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, 33 लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे।
तो बोलोगे हाँ सर 33 लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया वो देखिए 40% महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो यहाँ पर 45 का 40% निकाल दीजिए, तो 45 इंटू 40 बटे यहाँ पर क्या बोलेंगे 100 बोलेंगे। आप बोलेंगे 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, तो बोलेंगे 18। यहाँ पर याद रखिएगा ये पढ़ी लिखे लोगों का संख्या है, एल का मान दिया गया, पता चले लिटरेट में लगा दिए नहीं। यही तो सवाल की खासियत है, कंफ्यूज करेगा होना नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका 40% दिया गया था और यहाँ पर इसका 40% दिया गया था, तो 45 का 10% 4.5 होता है, तो 40% 18 हो जाएगा। यानी पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी हैं 18। अब 45 में अगर 18 पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो कितनी अनपढ़ है, तो 45 में से 18 घटा देंगे तो बोलेंगे सर अनपढ़ जो है वो 27 हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास इस डेटा में हर कुछ आ चुका है। शहर की जनसंख्या 100 है, उसमें 55 जो हैं वो मेल हैं, 45 यहाँ पर फीमेल हैं। इस 55 में 33 लोग पढ़े लिखे हैं, 22 लोग अनपढ़ हैं। इस 45 महिलाओं में 18 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 27 महिलाएं जो हैं वो अनपढ़ हैं। अब हमारा एग्जामिनर हमसे सवाल में कुछ भी पूछे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो सवालों के वैरायटी को बदलेगा लेकिन हमारा आंसर आएगा। क्यों पता है? क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है और हम बड़े कंसेप्ट के साथ आंसर देंगे। तो सवालों में क्या बोला जाएगा, बाई वॉट परसेंट इज नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल। मेल में कौन सा वाला लेना है, तो मेल में पढ़ा लिखा वाला डेटा लेना है। पढ़ा लिखा वाला डेटा का मतलब कौन सा, तो मेल में जाएंगे मेल में, और यहाँ पढ़ा लिखा वाला यानी 33 लेना है। ठीक है, और उसके बाद फीमेल में कौन सा लेना है, तो अनपढ़ लेना है, तो फीमेल में जाके यहाँ अनपढ़ वाला डेटा लेंगे। तो यानी ये जो 33 है ये 27 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो बोलोगे सर परसेंटेज इंक्रीज बराबर। ठीक है, यहाँ पर 33 पहले 27 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर ये हमारा जो है वो 6 ज़्यादा है। और किससे तुलना की जा रही है, इस 33 की तुलना इस 27 के साथ की जा रही है, तो यहाँ पर 6 ज़्यादा है और बट्टे में क्या लिख देंगे 27 और इंटू यहाँ पर कर देंगे हम यहाँ 100। ठीक है, इतना परसेंट। 3 से काटेंगे तो 2 बार में और 3 से काटेंगे तो 9 बार में, 2/9 इंटू 100। 1/9 जो है वो कितना होता है, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पर 1/9 जो होता है यहाँ पर वो होता है 11 सही 1/9%। तो आपका यहाँ आंसर 2/9 आया है। तो 2/9 कितना होता है, तो यहाँ ये दोगुना हो गया तो 11 भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा, एक भी दोगुना, यानी 22 सही 2/9% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो मुझे लगता है ये सवाल हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा कि असल में इस सवाल में कहने की कोशिश क्या हुई है। ठीक है, एक एक पॉइंट हमें पकड़ना था सवाल में, एक एक पॉइंट यहाँ जानना था। पूरी जनसंख्या माननी थी, मेल और फीमेल में बांटना था, मेल के 2 टुकड़े करने थे, फीमेल के 2 टुकड़े करने थे, और मेल में पढ़ा लिखा जनसंख्या महिलाओं के अनपढ़ जनसंख्याओं से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये 33 जो है वो 27 से 6 ज़्यादा है, तो 6/27 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, मेंस में कुछ ऐसा नहीं होता कि हवाबाज क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि सर 120 का आंसर जो है वो डी आएगा। कैसे डी आएगा मेरे भाई, बताओ। यहाँ पे सस्ता नशा इतना भी मत करो। यहाँ पे अपॉन में 33 क्यों नहीं लिया है, बहुत शानदार। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अपॉन में 37 क्यों नहीं लिया है। मैं आपको आज नहीं, पिछले कई सालों से, युगांतर से, पिछले 1000 सालों से हम आपको एक ही बात बता रहे हैं। ठीक है, और वो क्या बता रहे हैं कि हमेशा दैन के बाद जो भी दिया गया होता है बट्टे में वही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ए के पास 50 रुपए हैं और बी के पास यहाँ पर जो है वो 30 रुपए हैं, और मैं बोलूँ बताओ ए के पास कितने रुपए ज़्यादा हैं और किससे ज़्यादा हैं, बी से, तो बोलोगे सर ए के पास 20 रुपए ज़्यादा हैं, और तुलना किससे की जा रही है, बी से, तो बी को ही भाग करते हैं। हमेशा जिसके साथ कंपेयर किया जाता है भाग भी उसी को करते हैं। तो वही बात है यहाँ पर, आपने यहाँ जो है ये तुलना 33 की तुलना 27 के साथ की है, तो यहाँ पर भाग में कभी भी 27 आएगा। अगर आपसे ये पूछा गया होता ना, अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा गया होता कि अनपढ़ महिलाएं जो हैं वो इनसे कितना प्रतिशत कम है, उस केस में इन लोगों की तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है इन लोगों से, तो यहाँ पर आता 6 और तब नीचे में आ जाता 33। क्यों? क्योंकि इनकी तुलना हो रही है इनके साथ। तो जिस व्यक्ति के साथ कंपैरिजन होता है ना, डिनोमिनेटर में वही रहता है। हमेशा अपने मन में इस बात को ध्यान रखिएगा।
हाँ, हर्ष कहते हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, जिससे भी कंपेयर करोगे उसी को डिनोमिनेटर में रखोगे। समझे मेरी बात को? जैसे मानो आप अपने पड़ोसी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तो ये देखोगे ना कि यार आपके पास जो पैसा है वो उसके पैसे का कितना परसेंट है। आप अपने पैसे से अपने पैसे को थोड़ी कंपेयर करते हो। ये बताओ, आज मेरे पास मानो 100 करोड़ रुपए है, मेरे पड़ोसी के पास 150 करोड़ रुपए है, तो मैं बोलूंगा यार मेरे पास उससे कितना परसेंट कम है, तो 50 रुपए या 50 करोड़ कम है मान लो, तो मैं जो है परसेंटेज निकालूंगा, तो अपना जो कमी है ना वो मैं उसके रेस्पेक्ट में या उससे डिवाइड करूंगा। अपनी कमी को अपने से थोड़ी डिवाइड करके देखा जाता है, अपनी कमी को उससे डिवाइड करके देखा जाता है, अपने बढ़त को उससे डिवाइड करके देखा जाता है, क्योंकि अपनी तुलना उससे की जा रही है। शैलेंद्र यदुवंशी कहते हैं बाय गुरुजी, अभी ट्रेन में है CCTV। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब आकर पढ़िए ऐसे ही, ठीक है, ट्रेन से भी क्लासेस लिया करिए, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए अगला सवाल, देखिए सेम कंसेप्ट पर है आपका CHSL में, मज़ा आ जाएगा आपको बनाने में। आप बोलेंगे कि एक संविधान क्षेत्र में 40% वोटर जो है वो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखो दो भाग में बढ़ जाएगा, एक तो जो है आपका सीनियर सिटीजन होगा और एक जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं होगा। तो हमने कहा कुल वोटर की संख्या को 100 मान लेते हैं। 100 में यहाँ पर जनसंख्या दो भागों में बटेगी, एक बटेगा जो सीनियर सिटीजन होंगे यहाँ पर, और दूसरा बटेगा जो सीनियर सिटीजन नहीं है, यानी नॉन सीनियर सिटीजन आप कह सकते हो। सबसे पहले बात यहाँ सवाल में कहा गया 40% वोटर सीनियर सिटीजन है, यानी यहाँ पर 100 का कितना परसेंट है, तो 100 का 40% है, तो 100 का 40% कितना आ गया, 40। अगर 40% सीनियर सिटीजन है तो कितने लोग ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो वो हो जाएंगे 60। समझ में आ गया बात यहाँ पे? उसके बाद कहानी क्या बोली गई है, फिर यहाँ पर उसके बाद ये बोला गया है कि देखो जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, देखो 40% ऑफ द सीनियर वोटर आर इलिटरेट। वापस से फिर से वही कहानी, एक इलिटरेट है तो एक लिटरेट है, तो यानी वापस से यहाँ ये इसके दो टुकड़े किए जाएंगे, एक यहाँ पर जो होगा वो पढ़ा लिखा होगा, दूसरा यहाँ अनपढ़ होगा। उसी तरीके से इसके भी दो टुकड़े होंगे, एक पढ़ा लिखा होगा तो एक यहाँ अनपढ़ होगा। अब सवाल में पढ़ते हैं। अभी तक बस हमने इतना काम किया कि पूरी जनसंख्या को 100 माना है, उस जनसंख्या का 40% सीनियर सिटीजन है तो 60% सीनियर सिटीजन नहीं है। ये हमने अभी तक पहली लाइन से डेटा प्राप्त किया है कि 40% ऑफ द वोटर आर सीनियर सिटीजन, इसका 40% सीनियर सिटीजन है। उसके बाद 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन आर इलिटरेट, ठीक है, ये जो सीनियर सिटीजन है ना, यानी ये जो डेटा है ना, इसका 40% इलिटरेट है, अनपढ़ है, ठीक है। यहाँ पर इस 40 का 40%, 40 का 40%, 40 का 40% अनपढ़ है, तो 40 का 40% कितना होगा, तो बोलोगे सर 40 का 40% यानी 40 इंटू 40/100। यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 0 से 0, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर 40 में से 16 लोग अनपढ़ हैं तो पढ़े लिखे कितने हैं, तो 40 में से 16 घटा दीजिए तो पढ़े लिखों की संख्या आ जाएगी 24। पढ़े लिखों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। अब उसके बाद ज़रा यहाँ पर आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ कहा गया 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन आर लिटरेट, ठीक है। ये जो नॉन सीनियर सिटीजन है इसका 25% क्या है, तो पढ़ा लिखा है। किसी भी संख्या का 25% उसका 1/4 होता है। 60 का 25% करोगे तो 15 आएगा, बाकी चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 60 का 25% यानी 60 इंटू 25/100, 25 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 15 बार में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी भी संख्या का 25% उसका 1/4 होता है, तो आप यहाँ पर 60 का 1/4 करोगे तो आ जाएगा। 60 में 15 लोग पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने हैं, तो 60 में से 15 घटा दो तो आ जाएगा 45। अब जो आगे दिया गया होगा ना, उन शब्दों को बड़े आराम से, बड़े सही तरीके से पढ़ना है, गलती वहीं पर होती है, ठीक है, और उनके एक लाइन को पढ़ना है। क्या कहा गया है, तो यहाँ कहा गया है बाई व्हाट परसेंटेज इज नंबर ऑफ लिटरेट, ये शब्द पढ़ो, लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर। कंपैरिजन किससे है, तो लिटरेट सीनियर वोटर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सवाल में कहा गया लिटरेट सीनियर सिटीजन, तो पहले सीनियर सिटीजन में जाएंगे और लिटरेट में जाएंगे, यानी ये 24 की कंपैरिजन है, ठीक है। सीनियर सिटीजन में पढ़े लोग यानी 24, लेस देन ये जो है कम है, अब देन के बाद जो आएगा वो नीचे होगा, दैट ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन, यानी नॉन सीनियर सिटीजन का इलिटरेट वाला डेटा, यानी यहाँ जो 24 है ये 45 से कितना कम है, इसकी तुलना इससे की गई है,
इसकी तुलना इससे की गई है। तो यहाँ लिख देंगे, बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे हाँ सर 24 45 से कितना कम है, तो घटा दो। 5 से 4 गया आपका 1 आ जाएगा, 4 से 2 गया 2 आ जाएगा, यानी 21 की कमी है। और बट्टे में कौन आएगा, 45 आएगा। ठीक है, तो 21 बटे 45 इंटू 100। बोलोगे सर बट्टे में 45 क्यों आएगा, तो दो तरीके से पता कर सकते हो। एक तो तरीका आपका ये हो सकता है पता करने का कि सर देन के बाद जो होता है ना, देन के बाद वो आता है डिनोमिनेटर में, और नहीं तो सीधा यहाँ पर भाषा से भी कि ये इससे कितना कम है, तो 45 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में। बोला जाएगा सर 140 बटे 3%। और 140 बटे 3% को क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 3 को 4 बार में 12, 3 6 18, 46 सही 2 बटे 3%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी फॉर देवसेना। दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन थे, और दोनों के दोनों मेंस में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले आपको जनसंख्या लेनी होती है, उसके 2 भाग करने होते हैं, फिर हर जनसंख्या का 2 भाग करना होता है, और फिर उसके आधार पर आपको ये सवाल को समझना होता है। आ जाइए, अगला सवाल थोड़ा सा और भौकाल और बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन डी करेक्ट है सर, ये वाला खेल सीख चुके हैं हम। थैंक यू सर इतने अच्छे से बताने के लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आ जाइए। अब ये सवाल देखिए, एक सीजीएल का आपका प्री का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है, तो असल में क्या है कि ये सवाल जितना बड़ा है, ठीक है, उतनी बार ये पेपर में आया है। जैसे इस बार के देखोगे गौर से, तो सीजीएल 4 मार्च 2020 को प्री में आया हुआ है, और उसके बाद इस बार के मेंस का पेपर देखोगे जो 29 जनवरी को हुआ था, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। सेम क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया, बस यहाँ डेटा बदल दिया गया। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सवाल बहुत बड़ा है, कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व भी उतने ही प्यार से करेंगे। ठीक है, आज ये सवाल में कहा गया देखो ए है, बी है, सी है, वो अपने आय का 8%, 7% और 9% जो है अपने सैलरी का डोनेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही लोग 3 दोस्त हैं, 3 इडियट्स हैं मान लो यहाँ पर। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीनों दोस्त हैं, बड़े कामयाब बन जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अपनी तनख्वाह का पहला वाला व्यक्ति 8% डोनेट करता है, दूसरा वाला 7% और तीसरा वाला अपने तनख्वाह का 9% डोनेट कर देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है दूसरा पॉइंट, द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर द सेम। ए और बी जो है वो सेम कमाते हैं, जितना कमाई ए की है उतनी ही कमाई यहाँ पर बी की है। और उसके बाद कहा गया है एंड द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन इज 259। उनका जो डोनेशन है ना, ठीक है, उसका अंतर जो है यहाँ पर वो 259 रुपये का है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ कहा गया द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज इतना रुपीज़ मोर देन दैट ऑफ सी। यानी ए और बी ने जो है जो डोनेट किया है वो 1185 रुपये सी से ज़्यादा डोनेट किए हैं। ठीक है, साथ में यहाँ ये भी कहा गया टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज़ व्हाट परसेंट टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी। मतलब ये सवाल ऐसा है ना कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता चलेगा सारा गायब हो गया। तो ऐसे सवालों को क्या करना होता है, ऐसे सवालों को मेरे भाई यहाँ पर बड़े प्यार तरीके से सॉल्व करना होता है। एक मेरे भाई साहब आए हैं भूले भटकते, कह रहे हैं 133 को दोबारा रिपीट करिए। ठीक है, पहली बात तो 25 मिनट लगा दिए यहीं 2 सवालों को बताने में, 132 को और 133 को। तो आपसे हमारी अनुरोध है कि जो बात आप मेरी 25 मिनट में नहीं समझ पाए वो मेरे 2 मिनट के रिपीट से कैसे समझेंगे। इसलिए अनुरोध मेरा आपसे ये है कि आप दोबारा से फिर से उस वीडियो को देखिएगा, दोबारा से वीडियो को बैक करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, लेट आए हैं आप क्लास में, मुझे दिख रहा है इसके पहले आपका कमेंट नहीं था, तो लेट आए हैं तो यहाँ पर जो है बड़े प्यार से शालीनता तरीके से आपसे अनुरोध है कि वापस से वीडियो को देखेंगे और एक ही बार कमेंट को स्पैम नहीं करेंगे। ठीक है, और परेशान अभी क्लास में नहीं करेंगे। आगे का जो सवाल है उस पर फोकस करिए, जो छूट गया उसको बाद में कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं आप यहाँ पे। आ जाइए यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो सवाल है भौकाल सवाल है, ठीक है, बढ़िया एकदम मज़ेदार। अब किया जाए भाई साहब, तो इस सवाल को किया कैसे जाए। तो एक पल के लिए है ना, हम यहाँ पर इंग्लिश को यहाँ रख दे रहे हैं साइड में, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको समझा देंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन हम रख सकते हैं। ठीक है, तभी हम पढ़ पढ़ के बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। तो अभी सिर्फ इंग्लिश को यहाँ रख रहे हैं, यहीं से समझ जाइएगा आप।
ठीक है, या एक काम करते हैं ना, दोनों को लाने का जुगाड़ करते हैं। अगर आ जाएगा तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। सेट एज बैकग्राउंड। देखते हैं कुछ हो पाए तो। चलिए, यहाँ पर कॉपी नहीं हो पा रहा है, आप इसी तरीके से समझिए सवाल को, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर समझा दूंगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए, ए, बी और सी तीन दोस्त हैं और हर कोई अपनी अपनी सैलरी का डोनेशन कुछ ना कुछ करता है। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये है, द सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पर जो है तीन लोगों की सैलरी मान लेते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और यहाँ पर ये हमारा सी है, ठीक है। और हर किसी के सैलरी को बच्चे कितना माना जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा हम अपने हिसाब से सैलरी मान लेते हैं। कभी भी कुछ भी मानना हो तो 100 माना करो। ए की सैलरी 100x मान लेते हैं, साथ में यहाँ कहा गया बी की भी सैलरी सेम है तो उसकी भी सैलरी को 100x मान लो। तो इस हिसाब से सी की सैलरी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर 100y हो जाएगी। क्यों ऐसा किया जाएगा, क्योंकि ए और बी की ही सैलरी सेम है, सी का सैलरी अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है बात डोनेशन को लेकर कि हाँ डोनेशन हुआ है। तो डोनेशन हुआ है तो कितना कितना परसेंट हुआ है, ये देखो यहाँ पर। तो अगर हम डोनेशन की बात करते हैं तो ए ने जो है 8% डोनेट किया है, बी ने 7% किया और सी ने 9% किया है। तो मुझे बताओ इसका 8% कितना होगा, 8 हो जाएगा। बी कितना डोनेट कर रहा है, 7%, यानी इसका 7% कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सी कितना डोनेट कर रहा है, 9%, तो यानी इसका 9% 9y हो जाएगा। पहले यहाँ पर जो है बड़े अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए की सैलरी को 100x मान लेते हैं, बी की सैलरी को 100x मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, और सी को हम y मान लेते हैं, क्या पता बराबर ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये अपनी तनख्वाह का 8% डोनेट करता है, ये अपनी तनख्वाह का 7% डोनेट करता है, ये अपनी तनख्वाह का 9% डोनेट करता है। हम यहाँ तक समझ चुके हैं सवाल को। उसके बाद यहाँ पर हमसे ये बोला गया है, समझिएगा, डिफरेंस बिटवीन देयर डोनेशन इज 259। किसके किसके, ये जो देयर शब्द आया है ये किसके लिए आया है, तो ये देयर शब्द ए और बी के लिए आया है, यानी ए और बी का डोनेशन का अंतर, यानी यहाँ पर 8 और 7x का अंतर बोला गया ना। सवाल में जैसे जैसे बोला जाएगा लिखते चलना। तो 8x में से 7x का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, तो वो हमारा 259 दे रखा है। कितना दे रखा है, 259। 8 में से 7 यानी x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 259 आ गया। इसको आप यहाँ पर रखे रहिएगा, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 259 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर समझिएगा, उसके बाद आपसे क्या कहा गया है, उसके बाद यहाँ पर आपसे ये कहा गया है, क्लास नोट्स कब मिलेगा, क्लास नोट्स आज ही मिल जाएगा। जैसे ये ख़त्म होगा ना वैसे ही क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइए। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो बोला गया है वो देख लो। एक बच्चा कह रहा था कि सर राइट में कट रहा है, राइट में ज़्यादा मत रखिए, तो देख लीजिए इसीलिए इधर कर दिए हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर कहा गया है ना सवाल में, वो ज़रा पढ़िए, अगला पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, सैलरी यहाँ पर ये है, ठीक। द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज इतना रुपीज़ मोर देन डोनेशन ऑफ सी, ठीक है। ए और बी का जो टोटल डोनेशन है, यहाँ पर गौर से देखिएगा, सवाल में आपसे यहाँ पर ये कहा गया है ए और बी का जो टोटल डोनेशन है ना, ए और बी ने जितना भी डोनेट किया है वो आपको 1185 रुपये ज़्यादा है, और किसके डोनेशन से ज़्यादा है, सी के डोनेशन से। अगला लाइन का मतलब है टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185 मोर देन दैट ऑफ सी। ए ने कितना डोनेशन किया है, तो बोलोगे सर 8x किया है, और बी ने कितना डोनेशन किया है, तो बोलोगे 7x किया है। ये हमारा ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 1185, और सी का मान कितना है, तो बोलोगे सर 9y है, ठीक है। तो यहाँ पर खुद बताओ 8 और 7 कितना x हो जाएगा, 15x हो जाएगा। x का मान 259 है, तो 8 और 7 15, और इंटू x का मान कितना हो जाएगा, 259 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 1185 प्लस यहाँ पर 9y के, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा गुना करते हैं, 15 का 9 गुना 135 का 5 हाथ में हो जाएगा 13, 15 का 5 75, 75 10 85, 3 88 का 8 हाथ में हो जाएगा 8,
और 15 × 30 और 8 38 हो जाएगा। दोबारा से गुना करके देख लेते हैं। 15 9 135 का 5 13 हाथ में, 15 × 5 75 10 85 3 88 का 8 8 हाथ में, 30 और 8 38। ठीक है, ये 1185 उधर प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 9y के। तो हमने यहाँ पर कहा 3885 में से 1185 घटा दो, तो 85 से 85 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, 38 से 11 चला गया तो 27 आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा हमारा 9y के। तो फर्दर यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो y से जो मान हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। समझ में आ गया बात। यहाँ पे बड़े प्यार से सवाल में अच्छे तरीके से कहा गया है, ठीक है, कि ये सैलरी है, ये डोनेशन है, इन दोनों का अंतर इतना है, उसके बाद इन दोनों का जो डोनेशन है वो सी के डोनेशन से इतना ज़्यादा है, ताकि आप यहाँ पर क्या कर पाएँ, तो x का भी मान निकाल पाएँ और y का भी मान निकाल पाएँ। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ तक तो आपने सारे मान निकाल लिए, आपके पास x और y का मान आ गया, ठीक है। अब सवाल में जो पता करना है वो देखिए, तो जो सवाल में पता करना था वो क्या पता करना था, यहाँ पर टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी, यानी यहाँ पर ए ने कितना डोनेट किया है, तो यहाँ पर 8x है, ठीक है, और सी ने कितना डोनेट किया है, तो 9y, यानी ये जो टोटल डोनेशन है ए और सी का, टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, यानी यहाँ पर ये किसका परसेंट है, टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी, यानी यहाँ पर ये जो है ये कितना डोनेशन है, हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि डोनेशन ऑफ ए प्लस यहाँ पर डोनेशन ऑफ, यहाँ किसका बोलेंगे, ठीक है, डोनेशन ऑफ ए और डोनेशन ऑफ सी जो है वो कितना है, किसका कितना परसेंट है, तो सैलरी ऑफ ए प्लस सैलरी ऑफ बी प्लस सैलरी ऑफ सी, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुना कर देंगे, 100 से, बस ये मान निकालना है कि डोनेशन ऑफ ए एंड डोनेशन ऑफ सी, डोनेशन ऑफ ए एंड डोनेशन ऑफ सी इज व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ ए, सैलरी ऑफ बी, सैलरी ऑफ सी, आपको ये बोला गया है। अब यहाँ पर आपको भी ये बात पता है बड़े प्यार से कि ए ने कितना डोनेट किया है, तो ए ने यहाँ पर 8x डोनेट किया है, और 8x का मतलब क्या हो गया, 8 × 259, तो यहाँ ए का डोनेशन कितना आ गया, तो बोलोगे सर 8 × 259 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद सी ने कितना डोनेट किया है, 9y डोनेट किया है, और 9y का मान कितना आया था, 2700, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2700 आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ए की सैलरी कितनी है, x का मान 259 है, तो ए का सैलरी 100x है, यानी 259 को 100 से गुना करेंगे तो बोलेंगे 25900 यहाँ पर। उसी तरीके से बी की सैलरी, जितना हमारा ए का सैलरी है उतना ही बी का सैलरी है, यानी यहाँ 2,59,000 इसकी भी सैलरी हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी सैलरी को लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे 25,900 नहीं, 25900, ठीक है, हाँ 25,900 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, सी की सैलरी, वाई का मान जो है वो 300 है, तो 300 को 100 के साथ और गुना कर दो, तो यहाँ बोलोगे 30000 और लास्ट में कितना हो जाएगा, × 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, और इस तरीके से फाइनली जो है यहाँ पर आप आंसर लेकर आ पाओगे। अब यहाँ सॉल्व करना है तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे यहाँ सॉल्व करना है तो 250 को आप 8 के साथ गुना कर दो, 250 को 8 बार गुना करोगे तो सोचो कितना आएगा, 250 को 2 बार गुना करने से 500 आता है, 2 बार और गुना करोगे 500 आ जाएगा, 4 बार में 500 आ रहा है, 4 बार में 1000 आ रहा है, तो 8 बार में 2000 आएगा, ठीक है। और यहाँ 9 8 कितना हो जाएगा, 72, यानी ये हो जाएगा 2072। देखो कैसे गुना करते हैं, 250 का 8 बार 2000 होता है, 9 का 8 बार 72 होता है, 2072, और उसमें कितना जोड़ देंगे, 27 और जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 4772, यानी ऊपर कितना आ जाएगा, 4772 आ जाएगा, ठीक है। 25,900 25,900, तो 50,000 हो जाएगा, 900 900 1800 हो जाएगा, यानी बोलोगे सर 51,800। समझ आ रहा है, 25 25 50,000 आप ऐसे जोड़ लो ना, सबको जोड़ लो, 25,000 25,000 50,000 50,000 30 80,000 80,000 और यहाँ पर जो है 1800, तो 81,800 कितना हो जाएगा, 81,800 हो जाएगा, और इंटू यहाँ 100 कर देना, बात खत्म। 2 जीरो से हमारा दोनों जीरो खत्म है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये इसका कितना गुना है वो देखो जरा, ठीक है। तो 4772 को 818 के साथ भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप अपना नॉर्मल भाग करना चाहते हैं ऐसे, तो 4772 को
आप 818 के साथ भाग कर दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। 5 बार में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8×25 = 40, ठीक है। 1800 देखो 4090 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4090। देखो 8×25 का 0, 4 हाथ में 5 एकम 5 4 9, 8×25 2, 17 से 9 गया 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 682। दशमलव लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। 8 7 56, 8 28 64, ठीक है। तो ये 5.8 के करीब में जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा? 5.8 के करीब में। कोई ऐसा ऑप्शन है जो 5.8 के करीब में हो? ठीक है, तो बोला गया हाँ सर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी था जो 5.8 के करीब में है। तो कौन सा आंसर होगा? 5.8 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली कौन सा आंसर होगा? 5.8 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ढंग का क्वेश्चन था पूरा का पूरा, और ये उसका सॉल्यूशन था। तो अगर आप इसको सॉल्व किए हैं तो लास्ट में कितना आ रहा है? 5.8% आ रहा है। और ये आपको पिछली बार के भी पेपर में पूछा गया था, और ये तो प्री का खैर क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन प्री में पूछा गया है, और ठीक है, और इस बार में यही क्वेश्चन मेंस में आया है, क्योंकि प्री में जितने भी अच्छे सवाल होते हैं उनको मेंस में दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का, मन से ये वहम को निकाल दीजिएगा कि प्री के सवाल मेंस में नहीं आते, ठीक है। हाँ जी, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसीलिए शीट में डाला है ताकि वहाँ तक आपका दिमाग पहले खुले, ठीक है। हम ऐसा नहीं चाहते थे कि क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव है तो वो आपके शीट में नहीं डालें, ठीक है, सिर्फ आसान आसान क्वेश्चन ही आपके शीट में रखें, उसमें आपको मज़ा है, किक मिले, ऐसा नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि नहीं, कुछ क्वेश्चन आपके शीट में कैलकुलेटिव जानी चाहिए, ताकि आपको ये भी आभास हो कि आपका पेपर कैलकुलेटिव है, और इसीलिए आप उन क्वेश्चंस को थोड़ा कैलकुलेशन भी करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो एक आधा पेपर आपको कैलकुलेटिव देना भी पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, फ़ोन देना। क्लियर है? शॉर्टकट क्या है? अगर शॉर्टकट होता तो शॉर्टकट बताते, इतना लंबा हम क्यों बताते बताओ? अगर कोई शॉर्टकट होता हम तो शॉर्टकट में ही बताते ना, हम तो शॉर्टकट में ही बिलीव करते, हम क्यों इतना समय बर्बाद करते बताइए? ठीक है, अगले सवाल पे बढ़े। अगला सवाल इनका फूफा है, आ जाओ। आ जाओ। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, मैंने कहा ना इन सब के फूफा यहाँ पधार चुके हैं। तो अगला सवाल जो है वो कुछ इसी प्रकार है, ठीक है। बढ़िया सवाल एकदम, क्वेश्चन नंबर 135 जरा देखो। अब बढ़िया सवाल है तो बढ़िया से बनाया जाएगा, और क्या किया जाएगा बताओ। तो सवाल में यहाँ पर कहा गया 135 लास्ट क्वेश्चन है शीट का। देखो हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना वो मैंने डाले हैं। आसान क्वेश्चन भी आपको दिखा, आपको मॉडरेट क्वेश्चन भी दिखा, आपको टफ क्वेश्चन भी दिखा, प्री के भी क्वेश्चंस दिखे होंगे, मेंस के भी क्वेश्चंस दिखे होंगे। ना ही मेरे हिसाब से इसमें बहुत इससे ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए थे, और ना ही इससे कम क्वेश्चंस भी होने चाहिए थे, क्योंकि हमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, और इतनी क्लास हमारे लिए परफेक्ट है जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। आ जाइए, अब यही सवाल में देखिए क्या बोला गया है। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 50,000। किसी पर्सन का जो सैलरी है वो कितना? 50,000 है। ही यूज्ड टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस, चैरिटी एंड रेस्ट वर हिज सेविंग, और बाकी उसका सेविंग हो जाता था। ई वॉज 60% ऑफ द इनकम, टी वॉज 20% ऑफ इनकम, सी वॉज 15% ऑफ टी। when his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T become 30% of E and C become 20% of T. Difference between the two saving is। दिमाग की दही कर देगा ये सवाल। टी कितना हो गया, ई कितना हो गया, फलाना कितना हो गया, चिलाना कितना हो गया, यही करते करते पूरा का पूरा जो है यहाँ पर, ठीक है, पता चलेगा ससुरा शुरू कहाँ से किए थे, ख़त्म कहाँ पे हुआ पता नहीं चला, क्या टी क्या ई क्या सी। लेकिन ऐसे हालात में आपको अपने दिमाग को थोड़ा शांत रहकर सवाल बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं तो जैसा कि आपको ये पॉइंट पता होगा, तो ये सवाल CPO 2019 में है। और वापस से बोलेंगे, जो CPO का अच्छा सवाल होता है, जो CHSL का अच्छा सवाल होता है, वो एग्जामिनर आपको CGL के मेंस में देता ही देता है। और मुझे ये बात पहले से पता थी, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन बहुत पहले से मैं कराते आ रहा हूँ। अगर आप देखेंगे मेरे पुराने बैच का कोई भी वीडियो, तो उसमें परसेंटेज की शीट 2 में मिलेगा। और अगर आप मेरा नया बैच का कोई वीडियो देखेंगे, ठीक है, या आप मेरा पिछला मेंस का देखेंगे, तो उसमें आपको ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ मिलेगा।
ठीक है। और इस बार फ़ायदा ये हुआ इस सवाल को करवाने का, ठीक है, फ़ायदा यहाँ पर ये हुआ कि ये सवाल सीधा एज इट इज़ आपके पेपर में छप कर आया है, जैसे पहले सीपीओ में पूछा गया था। और इस बार के सीजीएल मेंस 2022 को 29 जनवरी को, मैं आपको बता दूं 29 जनवरी को ये सवाल आपका आया है, सेम क्वेश्चन आया है 29 जनवरी को। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे थोड़े से प्यारे से, अच्छे से, ठीक है, अच्छे तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। सवालों में क्या बोला है ज़रा देखो। तो सवालों में कोई बात नहीं, जो जो बोला गया है, जैसे जैसे बोला गया अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। काहे भैया डांस कर रहे हो, नागिन डांस में लगे पड़े हो, हैं? हटाइए इन सबको, यहाँ से ऑप्शंस को हटाते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। आ जाइए, सवालों में क्या कहा गया है ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल को समझिए क्या बोला गया है। बोला गया द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 50,000। किसी व्यक्ति का जो तनख्वाह है वो कितना है, 50,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कैसे कैसे बोला गया है, क्या क्या बोला गया है। तो सबसे पहले कहा गया है इनकम के बारे में, तो यानी किसी व्यक्ति का इनकम कितना है, तो 50,000 है। इस बार भी सेम क्वेश्चन था मुन्ना, इस बात का ध्यान रखना। पिछली बार के सीपीओ में इस पर 2 क्वेश्चन आए थे और इस बार के मेंस में 1 क्वेश्चन आए थे, यानी एक पैटर्न पर हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन हैं। एक ही क्वेश्चन मैंने आपके शीट में दिया है ताकि आप पहले कंसेप्ट को समझ जाएं, बाकी उसके बाद जब आप प्रीवियस उसको क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप खुद ही लगा पाएंगे उनको। तो सवाल में कहा गया, देखो किसी व्यक्ति का सैलरी 50,000 है, ठीक है। ही यूज टू स्पेंड, देखो ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड चैरिटी। उसी पैसे को वो 3 जगह पे खर्चा करता था। कहाँ कहाँ पे करता था, तो एक्सपेंस पे करता था, उसके बाद वो टैक्स पे करता था और उसके बाद वो चैरिटी पे करता था। ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंस, टैक्स एंड चैरिटी, ठीक है। और बाकी जो बच जाता था वो उसका क्या होता था, सेविंग होता था, ठीक है। बाकी जो बच जाएगा सेविंग हो जाएगा, तो सेविंग को हम एस ने बोल देंगे, ETCS क्या बोल देंगे, ETCS। थोड़ा सा साइड में ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर कि कुछ उसका एक्सपेंस था, कुछ टैक्स था, कुछ चैरिटी था और कुछ सेविंग था। अब सवाल में कौन किसका कितना परसेंट है ज़रा वो भी देखो, ठीक है। ये बोला गया कि एक व्यक्ति कुछ कमाता है, फिर उसके बाद उन पैसों को खर्चा करता है, टैक्स में देता है, चैरिटी में देता है, सेव करता है। फिर उसके बाद एक एक लाइन को यहाँ पढ़ते चलिए। कहा गया है एंड द रेस्ट वर रिसीविंग, बोला गया ई जो है ना, ई वॉज 60% ऑफ द इनकम। ई का जो मान है वो इस इनकम का 60% है। तो 50,000 का 60%, अगर आपको तेजी में निकालने आ गया तो 50,000 का 60% 30,000 होता है। बाकी अगर नहीं आया तो पूरा इसे निकाल लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 50,000 है और इसका आपको 60% निकालना है। आप यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 6 को 5 से गुना करो, 30 आ जाएगा और यहाँ 3 जीरो ऐसे इसके पीछे लगा दो। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हो 50,000 का 10% 5,000 होता है, तो 60% जो है वो 30,000 होता है। यानी ई का अगर हम मान कहें तो ई जो है यहाँ पर बोला गया 60% ऑफ इनकम, यानी 50,000 का 60% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 30,000 हो जाएगा। फिर उसका अगला लाइन पढ़िए। फिर कहा गया है टी जो है वो 20% है ई का। ये जो टी है इसी का 20% है। 3,000 देखो 30,000 का 10%, 30,000 का 10% 3,000, तो 20% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। यहाँ पर 6,000 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद सी जो था वो था 15% ऑफ टी, ठीक है। ये जो सी है ना इसी का 15% है। 6,000 का 10% 600, 6,000 का 10% 600, तो 15% कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 10% 600 और 5% 300, यानी कुल मिलाकर 900, ठीक है। और बाकी जो हो जाता है जनाब का सेविंग हो जाता है। तो 50,000 में से आप यहाँ पर 30,000, 6,000 और 900 को घटा दीजिए, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसका सेविंग कितना है, तो देखो यहाँ पर 36,900 को घटा दो, 50,000 में से कितना घटा दो मुन्ना, तो 50,000 में से यहाँ पर 30 से 36,900 को घटा दीजिए, तो आपको आ जाएगा समझ में कि कितना करना है, ठीक है। 50,000 में से 36,900 को घटा देंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर 13,100 हो जाएगा।
ठीक है, देख लेना यहाँ 0 0 10 से 9 गया, एक 9 से 6 गया 3, और ऐसे करके। तो सेविंग उसका कितना आएगा, तो सेविंग आ जाएगा 13,100 रुपया। सेविंग कितना आ जाएगा, 13,100 रुपया। ये हमने पूरा बड़ा प्रेम से बड़े अच्छे से लिख दिया, इसका इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, सारा का सारा। अब अगला पॉइंट क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये बोला गया है, समझिएगा। बोला गया जब उसके सैलरी को हम 40% बढ़ा दिए, जब उसके सैलरी को हम 40% बढ़ा दिए, यानी अब नया कहानी दोहराया गया। ये हमारा पुराना इनकम था, तो अब हमें एक नया इनकम दिया गया, और नया इनकम क्या हो गया, तो 40% बढ़ गया। इसका 10% 5,000 है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही आदत डालिए। इसका 10% कितना है, 5,000 है। अगर 10% 5,000 है तो 40% कितना होगा, 20,000। 5,000 को 40 के साथ गुना करो, ठीक है, तो कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा। तो बोलोगे सर इसमें 20,000 बढ़ा दिया गया, यानी 50 में 20,000 बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया, तो बोलोगे सर ओ शिट, सत्यानाश हो गया, प्रॉब्लम है। एक बार देखते हैं, ये पूरा का पूरा मिट गया है, देखते हैं बच्चों कुछ करके, कुछ हो पाए तो। क्या होता है ना, यहाँ पर एक बार अगर हम बैक चले गए तो सब मिट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो असल में क्या है, अब इसके इनकम को बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास एक नया इनकम आ जाएगा, और नया इनकम आ जाएगा तो वापस से ई रहेगा, वापस से टी रहेगा, वापस से सी रहेगा, और वापस से सेविंग रहेगा। बट ये सारे के सारे नया होगा, पुराना कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसके इनकम को जो है हमने कितना बढ़ा दिया है, तो इसके सैलरी को 40% बढ़ा दिया है। इसका 10% कितना होगा, 5,000, तो 40% कितना होगा, 20,000, यानी इसमें 20,000 बढ़ा दिया गया। तो अब ये जो जनाब हैं ये कितना कमा रहे हैं, तो अब ये जनाब 70,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक एक पॉइंट बोला गया है, उनको समझिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई। कहने का मतलब है कि जैसे ई पहले जितना परसेंट था और जिसका भी था, आज भी उतना ही परसेंट है और उसी का है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ई जो है पहले इसका कितना परसेंट था, तो बोलोगे सर ई जो था वो 60% था इनकम का, और यहाँ कहा गया है कि ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, यानी आज भी जो ई रहेगा वो 60% रहेगा, किसका, इनकम का। ई आज भी 60% होगा और अपने इनकम का, तो 70,000 का 60%, 70,000 का 60% आप गुना करके ऐसे देख लो, 70,000 का 60% जो है वो 42,000 आएगा। कितना आ जाएगा, तो 42,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जाएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बोला जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट समझना, बोला जाएगा बट टी बिकम्स 30% ऑफ ई। अब ये जो टी है ना, इसका 30% हो जाएगा, इसी का 30%, इसका 10% 4200। ठीक है, इसका 10% कितना हो जाएगा, 4200, तो 30% के लिए इसको 3 से गुना कर दो, तो बोलोगे सर 12,600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 12,600 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। फिर उसके बाद कहा गया एंड सी बिकम्स 20% ऑफ टी। इसका 20%, इसका 10% मुझे बताओ, यहाँ इसका 10% जो है वो 1260 है, तो 20% के लिए इसका दोगुना, 126 का दोगुना कितना होता है, 252, यानी 2520 हो जाएगा। और वापस से जो बच गया बच्चे वो क्या हो जाएगा, वो सेविंग हो जाएगा। जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो एक काम करो, आप इन सब को जोड़ो, 42,000 और 12,000 कितना हो गया, तो 42 और 12 आपका हो गया 54,600। 54,600 में 2,000 और जोड़ दो तो 56,600, 57,120। तो बोलोगे सर 70,000 में से यहाँ पर जो है हम 57,120 को घटा देते हैं। 0 8 9 से 1 8 आ गया, 9 से 7 2 आ गया। ठीक है, 12,880 कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 12,880 यहाँ पर इसकी सेविंग आ जाएगी। क्योंकि सेविंग को कैसे निकाला जाता है, इनकम में से सारे खर्चों को घटाकर।
ठीक है, जिस अनुसार सवाल में यहाँ पर कहता चला गया उस अनुसार हमने इसको सॉल्व किया। और अब हमसे कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द टू सेविंग इज, इन दोनों सेविंग का जो अंतर है वो कितना है। तो आप मुझे खुद बताओ, यहाँ बंदा 13,100 सेव कर रहा है, यहाँ 12,880 कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है। इसमें से इसको घटा दो, 120 और 100 यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 220 है। तो असल में ये जो सवाल है 220 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो 220 जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो असल में जो ये सवाल था ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ढंग का क्वेश्चन था, ठीक है, जहां पर काफ़ी चीज़ें कॉन्स्टेंटली आपसे कैलकुलेट कराई जा रही थी और इस आधार पर तब आपसे फाइनली जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा था एकदम। ठीक है, एक स्टूडेंट कहते हैं साहिब कुमार, थैंक्स सर, मैथ्स का डर खत्म हो गया। क्या बात है, बहुत शानदार। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपने इसका इनकम मांगा, इसका 60% 30,000 हो गया, इसका 20% 6,000 हो गया, इसका 15% 900 हो गया, इसके इनकम में से तीनों को घटा दिया तो सेविंग आ गया। यहाँ पे 40% बढ़ गया यानी ये 70,000 हो गया है। फिर वापस से यहाँ पर वो 60% ही खर्चा कर रहा है यानी 70,000 का 60% 42,000 हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, टी जो है इसका कितना परसेंट है, तो बोला गया यहाँ पर जो टी है वो 30% है, तो ये इसका 30%, फिर ये इसका 20%, फिर इसके इनकम में से सबको घटा दिया, सेविंग आ गया, फिर दोनों के सेविंग को घटा के फाइनली जो था वो यहाँ पर बोला गया कितना परसेंट है। तो बताओ यहाँ पे अब और क्वेश्चंस भी करने हैं। कैसा लगा परसेंटेज पढ़ के, मज़ा आया है। तो ये जो है आपका सबसे नया और अपडेटेड पैटर्न पर है, सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर अपडेटेड हैं। ठीक है, और मैंने नए वाले क्वेश्चंस को इसीलिए नहीं रखा है ना क्योंकि नए वाले क्वेश्चन इससे भी थोड़े से आसान लेवल के हैं। ठीक है, तो पैटर्न जो था वो यही था और इसी पैटर्न पर आपके पेपर में क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप जाइए मेंस का उठाकर देखिए 2022 का पेपर। ठीक है, जो मेंस 2020 में हुआ है, 2020 का पेपर जो 22 में हुआ है, सेम क्वेश्चन उठा के पूछा है, सेम क्वेश्चन, बस वहाँ पर जो है इसका यहाँ रेशियो पूछ दिया गया था, यहाँ पर रेशियो कितना होगा, और कुछ खास क्वेश्चन इसके अंदर था ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है आप इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो। और ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्सीलेंट, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, क्या बात है, बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड है मज़ा आया तो कहा था पेशेंस रखा करो। ठीक है, मैंने बोला था पेशेंस रखा करो। बाकी आज की क्लास के लिए जो है आप सभी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि आज आप लोगों ने काफ़ी जो है मुझे पेशेंस दिखाया। ठीक है, काफ़ी शालीनता मेंटेन रखी क्लास में, और जितना मैं पढ़ाते चला गया वो आप जो है समझते चले गए, तो इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ इधर उधर की बातों को लेकर, और हम लोगों ने पूरा का पूरा फोकस किया, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, कीप इट अप गाइस, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ठीक है, बस बहुत अच्छा लगा मुझे, वाकई में बहुत सुकून मिला। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से, जितना हमने कराया है इसके क्लास नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। अगले टॉपिक में और भी तहलका मचाएंगे, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत बढ़िया रही और अगले टॉपिक के लिए वेट करिए। ठीक है, और अगले टॉपिक हम आपका स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, और जितना समय दिया है देखो, एक दिन का मैं आपको ऑफ दे दूंगा कल अगर हो पाएगा तो, ताकि आप जो है प्रॉपर तरीके से जितना मैंने पढ़ाया है आप कल सैटरडे और संडे को जो है प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सको। और मंडे से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा साधारण ब्याज। ठीक है, तो 2 दिन के अंदर मैं चाहता हूँ कि हर वो बच्चा जो है पूरी की पूरी शीट लगा ले, किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। ठीक, और ताकि परसेंटेज जितना बेहतर होगा, सिंपल इंटरेस्ट उतने अच्छे से समझ में आएगा, प्रॉफिट लॉस उतने अच्छे से समझ में आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट उतने अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको अब करना क्या है, आपको अब ये करना है कि आपको बस अब मेरी शीट लेनी है, पीडीएफ लेना है, और बिना सॉल्यूशन देखे, बिना कुछ देखे आपको खुद से सारे के सारे पीडीएफ के क्वेश्चंस लगाने हैं। बहुत बच्चे पता है सॉल्यूशन कैसे लगाते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एकदम एक तरफ जो है शीट ले लेंगे, क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, जहाँ फंस गए तुरंत सॉल्यूशन देख लेंगे, तुरंत अपना
अपना नोटबुक खोल के देख लेंगे। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे, इस बात का ध्यान रखो। फिर हर दिन मेरे से यहीं पूछते रहोगे, सर रिवीजन कैसे करें, सर मॉक्स में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, सर ये कैसे करें, सर वो कैसे करें। तो ये वो में ही पूरा का पूरा समय निकल जाएगा। जो असली पढ़ाई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता। जितना पढ़ा है उसी को बार 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 रिवाइज करना होता है। तो जितना हमने आपको कराया है उसको आप बार 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 अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो है, अगर शीट एक बार आप लगा लेते हैं तो फिर वापस आप पीछे से लगाइए एक बार शीट को, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक। मेरे तरफ से लगता है इतना क्वेश्चंस काफ़ी हैं, और मन लगाकर आप पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं अगले सेशन में आपको। मंडे को क्लास होगी आपका, और मंडे से जो है प्रॉपर तरीके से रेगुलर क्लासेस होंगी। सिंपल इंटरेस्ट की टॉपिक स्टार्ट होगी, और हम जो है सिंपल इंटरेस्ट के भी शीट को अपडेट करवा देंगे, जिस तरीके से आपका ये परसेंटेज अपडेटेड हुआ है। ठीक। खुश रहिए, मस्त रहिए, लव।